हाँ जी दोस्तों, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, दैट इज अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल। अ वेरी गुड आफ्टरनून मनाली, विवेक, शुभम, लोकेश, जीत, सत्या, बिंग सीए, युवराज शॉ, वीके, प्रगति, लश्कर, लकी बलोतिया, रुद्र शाह, अर्नव। स्वागत है आप सब लोगों का। दोस्तों मैं बताना चाहता हूं, आज हम कंपनीज एक्ट 2013, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 और एलएलपी के, ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे। तीनों चैप्टर के आपको सारे के सारे नए क्वेश्चन मिलेंगे, एक भी क्वेश्चन रिपीट नहीं है। एमटीपी, आरटीपी, पास्ट एग्जाम पेपर से कोई डुप्लीकेट क्वेश्चन उठा के नहीं लिया। तीनों करेंगे आज ही। अब एलएलपी में क्योंकि बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चन मेरे पास नहीं है, दो ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। आमतौर पर एलएलपी से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बट जस्ट टू चेक योर कंसेप्चुअल क्लैरिटी कि आपको एलएलपी कितने अच्छे से समझ में आता है, तो उसके दो क्वेश्चन मेरे पास है। तो सबसे पहले मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम शुरुआत करेंगे कंपनीज एक्ट 2013 से, फिर हम मूव ऑन करेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में, उस पर भी सारे के सारे नए क्वेश्चन है हमारे पास। फिर हम मूव ऑन करेंगे आपके एलएलपी एक्ट में। एलएलपी एक्ट में हमारे पास दो क्वेश्चन है, बट हाँ, मेरा वादा है कि वो क्वेश्चन आपने पहले कहीं देखा सुना नहीं होगा, और अगर देखा सुना भी होगा तो कंसेप्ट आज ज्यादा बेहतर क्लियर होंगे। अगर मेरे ऑडियो वीडियो क्लियर है दोस्तों, तो एक बार आप मेरे को थम्स अप दे देंगे कि हाँ सर ऑडियो वीडियो क्लियर है, ऑल गोइंग गुड, एक बार बता देंगे ताकि मैं इसका आरंभ कर सकूं। ठीक है, फटाफट बताएंगे। ठीक है, क्या हम शुरू कर सकते हैं दोस्तों? क्या हम शुरू कर सकते हैं? यस, लेट्स स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। तनीश सालुंके जी, आप स्पैम करेंगे तो मेरा एडमिन आपको टाइम आउट कर देगा, कोई मतलब नहीं है। कृपा करें, जो भी ये सारी बात होती है आप ऑफिस में फोन करके पूछें, इनका कोई संबंध नहीं। आप यहां से मेरे से पूछोगे, मैं नहीं बता पाऊंगा ये सारी चीजें, समझा करो ये सारी बात को। ठीक है, आज ही फिनिश, तो डे 7 के लिए क्या रहेगा? तो डे 7 तो मैंने स्केड्यूल किया ही नहीं है भाई। डे 6 से डे 7 कहीं दिखा गया? आज ये सारी चीजें हो जाएगी। हमने कॉन्ट्रैक्ट से शुरुआत की थी, सोगा किया, पार्टनरशिप किया, आज कंपनीज एलएलपी और नेगोशिएबल कर रहे हैं। सुपर 80 का वादा था अपना, शायद उससे ज्यादा करवा दिया, और सारे नए क्वेश्चन कराए। लगभग लगभग 90% ऑफ द क्वेश्चन जो आपने कभी पहले देखे सुने समझे नहीं है। ठीक है, रही बात एजेंसी की, तो एजेंसी का जो अपना मैराथन है, जो अपनी चर्चा चली थी, एजेंसी में जल्द ही आपको एक वीडियो डाल के नोटिफाई करूंगा कि हम एजेंसी का मैराथन कब लेंगे। मोस्ट प्रोबेबली ये महीने के एंड में ले लेंगे। जैसे कि आज मैं देख पा रहा हूं, आज 28 है, तो मेरा टारगेट है कि मैं 30 तक तो मैं इस एजेंसी के मैराथन को ले ही लूं। तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा जैसे मेरे को समझ पाएगा। ठीक है, चलिए बात को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ठीक है, हर्षल कह रहा है सर पर क्यों? पर क्यों मतलब मुझे समझा नहीं, किस बात का पर क्यों? ठीक है, बात को ध्यान से सुनिएगा। अब बात को ध्यान से सुनिएगा, कंपनीज एक्ट 2013 को हम शुरुआत करते हैं दोस्तों। लिखता है पेड अप शेयर कैपिटल किसका? एवीएस प्राइवेट लिमिटेड का। क्या है? 1 करोड़ है। इस पे 8 लाख इक्विटी शेयर्स है, 10 रुपए का एक है, फुल्ली पेड है। और 2 लाख क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है, 10 रुपए का है, फुल्ली पेड है। तो टोटल हमारे पास आ जाता है कितना? 1 करोड़। बहुत बढ़िया सर, 1 करोड़ आ गया। अब कहता देखो, एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड और बीसीएल प्राइवेट लिमिटेड 3 लाख इक्विटी शेयर रख रहे हैं और 1.5 लाख प्रेफरेंस शेयर रख रहे हैं रिस्पेक्टिवली। यानी कि सर जो 8 लाख का इक्विटी शेयर है उस पे एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड 3 लाख इक्विटी शेयर रख रहा है, और जो 2 लाख के क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है वहां पे बीसीएल प्राइवेट लिमिटेड 1.5 लाख का प्रेफरेंस शेयर रख रहा है। ओके सर, यहां तक की बात समझ में। अब कहता है ये जो एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड और बीसीएल प्राइवेट लिमिटेड जो 3 लाख और 1.5 लाख का इक्विटी और प्रेफरेंस रखे हुए हैं, आर द सब्सिडरीज ऑफ टीएसआर प्राइवेट लिमिटेड। ये एक चौथी कंपनी आ गई, ये फोर्थ कंपनी आ गई है। फोर्थ कंपनी को बोल रहा है कि ये जो है ये होल्डिंग है इस सेकेंड कंपनी की और इस थर्ड कंपनी की। कैसे होल्डिंग बनी? क्योंकि भाई साहब यहां पे क्वेश्चन में बोल दिया कि ये सब्सिडरीज है। पहली कंपनी कौन सी है? तो बोले साहब पहली कंपनी है एवीएस प्राइवेट लिमिटेड, ये फर्स्ट कंपनी है। तो फर्स्ट कंपनी के 8 लाख इक्विटी शेयर पे 3 लाख इक्विटी शेयर ये वाली कंपनी रखी हुई है।
फर्स्ट कंपनी के 2 लाख क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स पे ये जो थर्ड कंपनी है ये 1.5 लाख प्रेफरेंस शेयर्स रखी हुई है। बहुत अच्छी बात है सर। आपको बताना है कि क्या एवीएस प्राइवेट लिमिटेड भी टीएसआर प्राइवेट लिमिटेड की सब्सिडरी है, यानी कि ये जो फर्स्ट कंपनी है, ये जो फर्स्ट कंपनी है, क्या ये फोर्थ कंपनी की भी सब्सिडरी मानी जाएगी? जो फर्स्ट कंपनी है क्या ये फोर्थ कंपनी की भी सब्सिडरी मानी जाएगी, ये अपने को बताना है। मैं उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आपको बताना है कि जो एवीएस प्राइवेट लिमिटेड है क्या उसको भी हम टीएसआर प्राइवेट लिमिटेड की सब्सिडरी मानेंगे? सीओ बान कह रही है एवीएस सब्सिडरी नहीं होगी बिकॉज प्रेफरेंस शेयर में वोटिंग राइट नहीं मिलता है। बाकी लोग का क्या कहना है? नॉट अ होल्डिंग बिकॉज शेयर्स हैविंग वोटिंग राइट्स ओनली इज काउंटेड। आयुष कह रहे नो सर लेस देन 51% है। नहीं बेटा 51% से तो ज्यादा है। अगर पेडअप को देखोगे तो नो सर, फर्स्ट में नहीं, सेकंड में यस। कैट वुमेन मना कर रहे हैं। भाविन प्रजावत कह रहे नहीं होगा, नो बिकॉज नॉट वोटिंग राइट। बहुत अच्छा जा रहे हैं आप लोग। दोस्तों ये बात आप सब लोगों को पता होगी कि जो प्रेफरेंस शेयर होता है, ये जो प्रेफरेंस शेयर होता है इस पे कोई वोटिंग राइट नहीं होती, नो वोटिंग राइट। जब तक क्वेश्चन आपको अलग से ना बोल दे कि प्रेफरेंस में वोटिंग राइट है, तब तक आपको ये क्लियरली स्ट्रेट फॉरवर्ड मान के चलना है कि भाई प्रेफरेंस में कोई वोटिंग राइट नहीं है। अब अगर आप देखोगे, अगर वोटिंग राइट प्रेफरेंस में नहीं है, होल्डिंग सब्सिडरी के रिश्ते के लिए मोर देन हाफ देखना पड़ता है। 8 लाख इक्विटी शेयर है, 8 लाख का मोर देन हाफ करोगे तो 4 लाख से ज्यादा आना चाहिए। अरे भाई साहब ये जो XYZ प्राइवेट लिमिटेड है इसने तो सिर्फ 3 ही लाख रखा हुआ है, आधा भी नहीं रखा हुआ है। ठीक है सर, आगे बढ़ते जीवन में। अब कहता है क्या आपका आंसर डिफरेंट होगा अगर TSR प्राइवेट लिमिटेड हैज 8 आउट ऑफ 10 डायरेक्टर्स ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ AVS लिमिटेड, यानी कि TSR AVS के 8 डायरेक्टर के कंपोजिशन का कंट्रोल करता है। 10 डायरेक्टर है, 8 डायरेक्टर को अपनी मर्जी से अपॉइंट और रिमूव करता है। तो क्या उस वक्त हम AVS को TSR का क्या सब्सिडरी मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे। द आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ये आपका हो गया वार्म अप सेशन। आइए थोड़ी सी चीजों को और जबरदस्त तरीके से समझते हैं, बात को सुनिएगा। ये वाला क्वेश्चन मेरा अच्छा फेवरेट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ही मॉडरेट है बट है, मसाला अच्छा है, ध्यान से समझना। कहता है रेफरिंग टू द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, बताइए व्हेन शैल अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया को हम फॉरेन कंपनी बोलेंगे? कब किसी कंपनी को जो बाहर इनकॉर्पोरेटेड है उसको फॉरेन कंपनी कब बोलेंगे? आप सबको पता है, जब उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में होगा। कहता है ऑल्सो एग्जामिन करो, ये 2 केसेस पे आप उनको फॉरेन कंपनी बोलोगे क्या? पहला, जब कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में है, जो कि बाहर वाली कंपनी के बिहाफ पे यहां पे ऑर्डर रिसीव करता है। बताइए पहले केस पे क्या हम इसको फॉरेन कंपनी बोलेंगे क्या? बनी बाहर है, एक रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में है जो कि कंपनी के बिहाफ पे ऑर्डर रिसीव करता है, क्या हम इसको फॉरेन कंपनी बोलेंगे? क्या हम इसको फॉरेन कंपनी बोलेंगे? आप सबका कहना है हाँ सर फॉरेन कंपनी बोलेंगे। क्या मुझे बता सकते हो कि आप इसको फॉरेन कंपनी क्यों बोल रहे हो? सबका आंसर बड़ा अच्छा आया कि सर इस रिप्रेजेंटेटिव को एजेंट समझा जा रहा है, और इस एजेंट की वजह से, क्योंकि कहता है कि आपका प्लेस ऑफ बिजनेस या तो खुद से होना चाहिए या तो एजेंट के थ्रू होना चाहिए। खुद से हो तो भी फिजिकली या इलेक्ट्रॉनिकली, एजेंट के माध्यम से हो तो भी फिजिकली या इलेक्ट्रॉनिक अगर हो तो भैया एजेंट तो है यहाँ पे। तो यहाँ पे प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ पे हो गया सर? इंडिया पे इसका प्लेस ऑफ बिजनेस हो गया। बहुत बढ़िया सर। कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है आउटसाइड इंडिया, लेकिन अपनी बोर्ड मीटिंग और जनरल मीटिंग इंडिया के अंदर करती है। बताइए क्या हम इसको फॉरेन कंपनी बोलेंगे क्या? कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है आउटसाइड इंडिया, बट उसका उसकी बोर्ड मीटिंग और जनरल मीटिंग इंडिया में है। किशन पारिक जी मना कर रहे हैं, गणेश पांडे हाँ कह रहे हैं, भाविन प्रजापत हाँ नो, यस नो करके चल रहा है। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। बोर्ड मीटिंग और जनरल मीटिंग इंडिया में करने का मतलब ये नहीं होता है कि आपका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है। मीटिंग कर रहे हो ना, कोई धंधा तो नहीं बना रहे हो यहां से। ऊपर वाले केस पे आपका एक एजेंट था, आपका एक रिप्रेजेंटेटिव था,
वो रिप्रेजेंटेटिव जो है वो यहां पे आके काम कर रहा था, ऑर्डर ले रहा था, उस केस पे आप उसको बोल सकते हो कि हाँ भाई उसकी प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में। कंपनी यहाँ पे मीटिंग कर रही है, आप उस मीटिंग को बोल रहे हो कि प्लेस ऑफ बिजनेस है। अरे मुलाकात करने को प्लेस ऑफ बिजनेस बोलते हैं क्या? तो क्या उसका प्लेस ऑफ बिजनेस है? बिल्कुल नहीं, उसका प्लेस ऑफ बिजनेस बिल्कुल भी इंडिया में नहीं है। सेकंड वाले केस पे आपकी कंपनी को कतई भी फॉरेन कंपनी नहीं बोला जाएगा, यानी कि जो बाहर बनी वाली कंपनी है उसको किसी भी कीमत में फॉरेन कंपनी बोला नहीं जाएगा। क्या यहां तक की चीजें क्लियर है दोस्तों आप लोगों को? क्या यहां तक की चीजें आप लोगों को क्लियर है? फटाफट बताएंगे, क्या यहां तक की चीजें आप लोगों को क्लियर है? क्या यहां तक की चीजें आप लोग को क्लियर है? यस सर। तो जनरल मीटिंग करने से, बोर्ड मीटिंग कर लेने से आपका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में आने वाला नहीं है। बहुत अच्छी बात है सर। मैं जीवन में आगे बढ़ता हूं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहले वाले केस पे प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है तो फॉरेन कंपनी है। बोर्ड मीटिंग इंडिया में कर लेने से आपका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया पे नहीं बोला जा सकता। ठीक है, आइए मैं बताना चाहता हूं, ये वाला जो क्वेश्चन है ये इंस्टीट्यूट ने भी पूछा हुआ है अपने मेन एग्जाम में, बट मैं बताना चाहता हूं मेरे क्वेश्चन में और इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन में थोड़ा सा ही वेरिएशन था। ये क्वेश्चन मैंने अपने रेगुलर क्लास के टेस्ट पे बहुत पहले पूछ लिया था अपने बच्चों से, और इससे थोड़ा सा वेरिएशन करके एग्जाम में क्वेश्चन आया था, थोड़ा सा ही वेरिएशन करके। बट ट्रस्ट मी, ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बना के अपने एसीटी के रेगुलर टेस्ट पे बच्चों से पहले ही करवा के रखा हुआ था। ध्यान से सुनिएगा क्या कहता है। कहता है देखो, क्यू लिमिटेड है, एक कंपनी है, रजिस्टर्ड है कंपनीज एक्ट 2013 पे, एंड 40% उसका पेड अप शेयर कैपिटल सेंट्रल गवर्नमेंट रखी हुई है और 11% एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन के पास है, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन हो गया और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया हो गया। आपको बताना है कि क्या क्यू लिमिटेड को आप गवर्नमेंट कंपनी बोल सकते हो क्या? आपको बताना है क्या क्यू लिमिटेड को आप गवर्नमेंट कंपनी बोल सकते हो क्या? आपको बताना है कि क्या क्यू लिमिटेड को आप गवर्नमेंट कंपनी बोल सकते हो क्या? क्या क्यू लिमिटेड को गवर्नमेंट कंपनी बोल सकते हैं क्या? प्रखर तिवारी जी हां कह रहे हैं। ठीक है भाई साहब, देखो गवर्नमेंट कंपनी के लिए कम से कम 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल गवर्नमेंट के पास होना चाहिए। यहां पे गवर्नमेंट के पास जो है मात्र और मात्र 40% है, बचा हुआ 11% गवर्नमेंट के पास नहीं है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास है, जो सेक्शन 2 क्लॉज 72 के अंदर डिफाइन की गई है। तो भाई साहब 51% गवर्नमेंट वाली चीज पूरी नहीं हो पा रही है, सिर्फ 40% गवर्नमेंट के पास है। रही बात जो 11% पीएफआई के पास है, आप उसको इग्नोर करोगे क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी में हम पीएफआई की होल्डिंग नहीं देखते। आर यू गेटिंग माय पॉइंट लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स? ये क्वेश्चन नंबर अपना 3 होता है। अब मैं यहां बढ़ता हूं जीवन पे आगे। कहता है देखो, महेश एक क्रेडिटर है, कौन सी कंपनी का? अनलिमिटेड कंपनी का। बहुत अच्छी बात है सर। कंपनी वाउंड अप हो गई है, कंपनी का क्या हो गया है? वाइंडिंग अप हो गया है। महेश देयरफॉर वांट्स टू स्यू द मेंबर ऑफ द कंपनी टू रिकवर द ड्यूज। महेश क्रेडिटर है अनलिमिटेड कंपनी का, कंपनी का वाइंडिंग अप हो गया, तो महेश कंपनी के मेंबर को सूट फाइल करना चाहता है कि भैया मेरे पैसे वापस करिए। आप एडवाइस करिए महेश को कि क्या महेश ऐसा मेंबर के पास जाके सूट फाइल करके क्या मेंबर से अपनी उधारी वापस ले सकता है? ठीक है, क्या मेंबर से वो अपनी उधारी ले सकता है? फटाफट बताएं, ले सकता है क्या? नहीं ले सकता, नहीं ले सकता। तो फिर क्या होगा? फिर अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या हुआ? जब महेश बीइंग अ क्रेडिटर वो वापस नहीं ले पा रहा है, तो इस उधारी का क्या होगा? इस उधारी का क्या होगा? फिर इस उधारी का क्या होगा? इस उधारी का क्या होगा? हिमांशु कह रहे नहीं सर, मेंबर सिर्फ कंपनी को लायबल रहेगा। अच्छा, वो कंपनी को सूट फाइल करेगा। ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, मेरी बात को सुनना। आप जो कह रहे हो कंपनी को लायबल होगा, बात आपकी सही है, बट आप थोड़ा सा इस पे गलती कर रहे हैं। महेश बीइंग अ क्रेडिटर वो कंपनी के मेंबर्स के पास डायरेक्टली नहीं जा सकता। महेश जो है अपना क्लेम सबमिट करेगा लिक्विडेटर को, जो लिक्विडेटर अपॉइंट होता है ट्राइब्यूनल के द्वारा। ट्राइब्यूनल जो ऑफिशियल असाइनी, ऑफिशियल रिसीवर या लिक्विडेटर अपॉइंट करता है,
महेश को अपना क्लेम उस लिक्विडेटर को देना पड़ेगा, एंड दैट लिक्विडेटर विल नाउ आस्क द मेंबर्स ऑफ द कंपनी टू कंट्रीब्यूट टू द असेट्स ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप। तो यहां पे जो आप कह रहे हो कि वो मेंबर को लायबल रहेगा, तो भाई साहब कंपनी जो है, कंपनी थोड़ी पैसे मांगेगी इससे, लिक्विडेटर आएगा पैसे मांगेगा, बराबर है क्या? तो भाई साहब ध्यान से बात को समझना, अपना क्लेम वो किसको देगा? लिक्विडेटर को। वो डायरेक्टली कंपनी के मेंबर को सूट फाइल नहीं कर सकता है। बहुत अच्छी बात है। आइए एक ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन कराता हूं, आइए इसको अगर आंसर कर लिए तो आपके जीवन में होल्डिंग सब्सिडरी का गम पूरा खत्म हो जाएगा। आए एकदम ध्यान से, इत्मीनान से, सोच समझ के इसका आंसर करना। एक एक करके पढ़ते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। आइए बात को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, आइए एक एक करके पढ़ते हैं। सो दोस्तों बात को ध्यान से सुनना, क्या लिखता है देखो, पर्टिकुलर से ए लिमिटेड है, बी लिमिटेड है, सी लिमिटेड है और डी लिमिटेड है, ठीक है। और अपने को ये सारी चीजें दी हुई है, पेड अप कैपिटल, इक्विटी शेयर, 10% प्रेफरेंस शेयर एंड सो ऑन। तो ये इक्विटी हो गया, ये प्रेफरेंस हो गया, ये उनका टोटल है, ये उनका क्या है? टोटल है। बात को बिल्कुल ध्यान से समझना। कहता है देखो ए लिमिटेड है, इसका टोटल 5 करोड़ का पेडअप है, ये उसका ब्रेकअप है। 40 लाख इक्विटी शेयर से है, और मतलब 40 लाख इंटू 10 4 करोड़ हो गया, और प्रेफरेंस से 10 लाख प्रेफरेंस शेयर, 10 रुपए के, एंड सो ऑन, ऐसे करके सबका बताया, 4 करोड़, 3 करोड़, 2 करोड़ एंड सो ऑन। आपको रिलेशनशिप बताना है बिटवीन द कंपनीज इन द फॉलोइंग केसेस। 8 केस दिए हैं आपको, ठीक है, 8 केस आपको दिए हुए हैं, 8 केस के हिसाब से बात करनी है। प्रखर तिवारी जी का एक सवाल आया, सर एलआईसी तो गवर्नमेंट कंपनी ही है ना? बेटा गवर्नमेंट कंपनी के पास 51% नहीं चाहिए, गवर्नमेंट के पास 51% चाहिए। डिफरेंस है दोनों में, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट कंपनी में। सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 45 जो गवर्नमेंट कंपनी का है, वो कहता है कम से कम 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल गवर्नमेंट का होना चाहिए। गवर्नमेंट कंपनी का योगदान नहीं मांग रहा है उस पर। आइए केस ए देखते हैं। ए लिमिटेड है, 10 लाख इक्विटी शेयर रखा हुआ है किस पे? बी लिमिटेड में, ठीक है। ए लिमिटेड है, 10 लाख शेयर्स रखा है बी लिमिटेड में, और लिखता है कैन अपॉइंट और रिमूव मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ बी लिमिटेड विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी अदर पर्सन। बराबर है क्या? तो पहले वाला जो केस है तुम देखोगे तो ए लिमिटेड सिर्फ 10 लाख ही रख रहा है इक्विटी शेयर, 30 लाख पे 10 लाख रख रहा है, लेकिन कंपोजिशन भी कंट्रोल कर रहा है। तो ए होल्डिंग हो गई, बी जो है सब्सिडरी हो गई। बहुत बढ़िया सर, क्यों? सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 87 सब क्लॉज नंबर 1, सब क्लॉज नंबर 1 क्या बोलता है? जब होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कंपोजिशन को कंट्रोल करती है, तो एक होल्डिंग कहलाती है, दूसरी सब्सिडरी कहलाती है, ठीक है सर। फिर अपने को कहता है ए लिमिटेड है, वो होल्ड कर रहा है 15,10,000 इक्विटी शेयर बी लिमिटेड में, और बी लिमिटेड होल्ड कर रही है 10 लाख इक्विटी शेयर सी लिमिटेड में। तो भाई साहब बताओ ए बी और बी सी पे क्या रिश्ता है? ए जो है वो बी पे 15,10,000 इक्विटी शेयर रख रही है, बी जो है सी पे 10 लाख इक्विटी शेयर रख रही है। रिलेशन बताइए। ए और बी तो होल्डिंग सब्सिडरी है, मुझे बड़ा क्लियरली दिख रहा है इस केस पे। ए और बी में तो होल्डिंग सब्सिडरी का रिश्ता है। क्या बी और सी में भी होल्डिंग सब्सिडरी का रिश्ता है? क्या बी और सी में भी होल्डिंग सब्सिडरी का रिश्ता है? क्योंकि बी 10 लाख इक्विटी शेयर रख रही है सी लिमिटेड का, ठीक है। क्या बी और सी पे भी सब्सिडरी का रिश्ता है? हिमांशु कह रहा है बी होल्डिंग कंपनी नहीं है। ए इज होल्डिंग ऑफ बी, सी इज सब्सिडरी ऑफ बी। ए होल्डिंग बी है, बी एसोसिएट टू सी है। आप लोग शायद ध्यान नहीं दे रहे हैं इस बात पे, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे शायद इस बात पे कि देखो कहता है ए जो है बी पे 15,10,000 इक्विटी शेयर रखा हुआ है, यानी कि टोटल 30 लाख इक्विटी शेयर पे 15,10,000 इक्विटी शेयर, 15,10,000 इक्विटी शेयर कहां पे? बी लिमिटेड में। अब कहता है बी लिमिटेड 10 लाख इक्विटी शेयर रखा है। अरे भाई साहब बी सी पे 10 लाख रखा है, 20 लाख तो इसके शेयर्स है इक्विटी के, तुम तो 10 लाख ही रखे हुए हो। अब 10 लाख में थोड़ी तुम सब्सिडरी बनते हो, तुमको तो मोर देन हाफ रखना पड़ेगा ना भाई।
बराबर है, तुमको तो मोर देन हाफ रखना पड़ेगा, जागो थोड़ा सा भैया। ए लिमिटेड 15,10,000 इक्विटी शेयर बी में रख रहा है और बी लिमिटेड 10 लाख इक्विटी शेयर रख रहा है सी पे, बराबर है क्या? तो किधर हुआ मोर देन हाफ? किधर हुआ मोर देन हाफ? किधर हुआ मोर देन हाफ? हुआ है क्या? तो आप क्यों सी को भी सब्सिडरी बोले जा रहे हो साथ साथ में? भाई ए का समझ में आ रहा है कि 30 लाख पे आपने 15,10,000 रखा है, मोर देन हाफ रखा है। अब बी लिमिटेड सी लिमिटेड में 10 लाख रखा हुआ है, तो भैया ये तो 50% हुआ ना। 20 लाख का आपने 10 लाख रखा हुआ है, आधा रखा हुआ। तो क्या मुझे बताइए, क्या बी होल्डिंग है सी की? क्या बी होल्डिंग है सी की? ए और बी होल्डिंग सब्सिडरी है, समझा? ए होल्डिंग है, बी सब्सिडरी है, बट पॉइंट इज ए होल्डिंग है, बी सब्सिडरी है। व्हाट अबाउट सी? तो क्यों तुम उसको जोड़ रहे थे साथ में? इसके पहले थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, एग्जाम में ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर सकते हो, ठीक है? बात को ध्यान से समझना, ठीक है? चलिए सुनना, ए होल्ड कर रहा है 15,10,000 बी लिमिटेड में, अच्छी बात है। अब बी होल्ड कर रहा है 10,10,000 इक्विटी शेयर सी लिमिटेड में। अब बताओ अब क्या होगा? अब बताओ अब क्या होगा? अब बताओ अब क्या होगा? सृष्टि पाटिल कह रही सर एसोसिएट होगी क्या? बिल्कुल एसोसिएट क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि बी ने सी पे 50% रखा हुआ है, तो एसोसिएट तो होगी बट होल्डिंग सब्सिडरी नहीं होगी। अब सब्सिडरी है सर। अब ए ने बी में 15,10,000 रखा है, तो बी उसकी सब्सिडरी हो गई। फिर बी ने 10,10,000 इक्विटी शेयर रखा है सी पे, तो ए अल्टीमेट होल्डिंग होगी, बी और सी उसकी सब्सिडरी होगी, बराबर है क्या? ए जो है अल्टीमेट होल्डिंग होगी और बी और सी उसकी सब्सिडरी है, ठीक है? ए अल्टीमेट होल्डिंग हो गई और बी और सी उसकी सब्सिडरी हो गई, ठीक है सर। ए लिमिटेड 15,10,000 इक्विटी शेयर रखा है बी लिमिटेड में, बी लिमिटेड 10,10,000 इक्विटी शेयर रख रहा है सी लिमिटेड में, और लिखता है विच ऑल्सो होल्ड्स 5,05,000 इक्विटी शेयर्स इन डी लिमिटेड। तो आप थोड़ा सा कहानी समझना, ए 15,10,000 बी पे रखा है, होल्डिंग सब्सिडरी हो गया। फिर बी 10,10,000 रखा है सी लिमिटेड में, तो भाई बी भी सब्सिडरी सी भी सब्सिडरी। अब कहता है बी लिमिटेड जो है 10,10,000 सी पे तो रखा ही है, बी लिमिटेड 5,05,000 इक्विटी शेयर डी पे भी रखा हुआ है। बी जो है 5,05,000 इक्विटी शेयर डी लिमिटेड में भी रखा हुआ है, यानी कि बी की दो सब्सिडरी हो गई, एक सी लिमिटेड और एक डी लिमिटेड। सी लिमिटेड और डी लिमिटेड, क्या तुम मेरे साथ एग्री कर रहे हो? बी लिमिटेड की दो सब्सिडरी है, एक सी लिमिटेड एक डी लिमिटेड, एग्री कर रहे हो? बी लिमिटेड की दो सब्सिडरी हो गई, एक सी लिमिटेड एक डी लिमिटेड, सी और डी, सी और डी, क्या तुम मेरे साथ हो? सी और डी, तो अल्टीमेटली होल्डिंग ए हो गई, बी उसकी सब्सिडरी, बी की सब्सिडरी सी और डी, वो भी ए की सब्सिडरी हो गई, वो भी ए की सब्सिडरी हो गई, ठीक है? चलिए अब कहता देखो, ए रख रहा है 15,10,000 इक्विटी शेयर बी लिमिटेड में, विच होल्ड्स 10,10,000 इक्विटी शेयर इन सी लिमिटेड। अगेन एक होल्डिंग हो गई बी की, फिर बी होल्ड कर रहा है सी को, एंड होल्ड्स 1,00,000 इक्विटी शेयर इन डी लिमिटेड, यानी कि बी लिमिटेड अब डी लिमिटेड में 1,00,000 इक्विटी शेयर रख रहा है और सी लिमिटेड 5,05,000 इक्विटी शेयर रख रहा है डी लिमिटेड में। तो लास्ट के दो केस मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। 15,10,000 किस पे रखा? बी पे रखा। फिर बी ने 10,10,000 इक्विटी शेयर सी पे रखा है। ए है, ए ने बी पे रखा है 15,10,000 इक्विटी शेयर्स, बहुत अच्छी बात है। फिर बी ने सी पे और डी पे कितना रखा है? बी ने सी पे रखा है भाई साहब 10,10,000 और डी पे रखा है 5,05,000। ये केस नंबर डी है, बराबर है क्या? केस नंबर डी है, बराबर है क्या? 15,10,000 बी पे और ये हो गया, तो बी की दो सब्सिडरी हो गई सी और डी, बराबर है क्या? फिर मैं चलता हूं ई वाले पे, बराबर है क्या? फिर मैं चलता हूं किस पे?
ई वाले पे। अब ई वाला क्या बोलता है, कहता है देखो ए बी में रखा हुआ है 15,10,000, ठीक है। अब बी जो है 10,10,000 सी पे रख रहा है, सी पे रख रहा है 10,10,000, और ये जो बी है डी पे भी रख रहा है 10,10,000 सी पे रखा है, और 1,00,000 रखा है डी पे। चलिए यहां से अब कंटिन्यू करते हैं। भाई ए ने बी पे रखा 15,10,000, बहुत अच्छी बात है सर। ये बन गई सर सब्सिडरी, ये बन गई सर होल्डिंग। अब बी जो है सी पे रखा है 10,10,000, ये बन गई सर सब्सिडरी, और बी बन गई होल्डिंग। अब कहता है बी ने डी पे रखे हुए हैं 1,00,000 इक्विटी शेयर। तो भाई साहब देखो बी ने डी पे जो टोटल 10,00,000 इक्विटी शेयर है उस पे से 1,00,000 रखा हुआ है कौन, बी। और साथ में कहता है कि ये जो सी लिमिटेड है ये डी पे रखता है 5,05,000 शेयर्स। तो अब कहानी कुछ इस प्रकार की है, बी और सी मिलके डी को सब्सिडरी बनाए हुए हैं, बी और सी मिलके डी को सब्सिडरी बनाए हुए हैं, क्योंकि बी डी पे खुद 1,00,000 रखा हुआ है और सी 5,05,000 रखा हुआ है। कुछ इस प्रकार से ए बन गई अल्टीमेट होल्डिंग, ये उसकी सब्सिडरी, ये उसकी सब्सिडरी, और ये उसकी सब्सिडरी। क्या यहां तक की चीजें क्लियर है? क्या यहां तक की चीजें क्लियर है लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स? क्या यहां तक की चीजें क्लियर है? तो पूरे के पूरे ए बी सी डी ई में आपकी चीजें हो गई, ठीक है बराबर। सत्या कह रहा है सर इस क्वेश्चन ने तो दिमाग खोल दिया, बिल्कुल ठीक है। चलिए जीवन पे और आगे बढ़ते हैं फटाफट। कुछ क्वेश्चंस मेरे पास और हैं, लेट्स स्टार्ट विद दैट क्वेश्चन। हाँ जी बताइएगा इधर, ठीक है। खुशी कह रही है सर नाइस क्वेश्चन, सारे कंफ्यूजन दूर हो गए, ठीक है आते हैं। मुस्तफा पूछ रहा है सर एमओए एंड एओए का क्वेश्चन ले लो प्लीज। क्या ले लूं एमओए और एओए में क्वेश्चन, तो बता कौन सा क्वेश्चन लूं एमओए और एओए में। कमेंट करिए वेदर फॉलोइंग कंपनीज कैन बी ट्रीटेड एज फॉरेन कंपनी। पहला एसीटी लिमिटेड है, इनकॉर्पोरेट हुई है सिंगापुर में, सारे के सारे इंडियन सिटीजन ने इनकॉर्पोरेट किया सिंगापुर में, प्लेस ऑफ बिजनेस उसका इंडिया में। बताइए एसीटी को फॉरेन कंपनी मानेंगे क्या? बताइए एसीटी को फॉरेन कंपनी मानेंगे क्या? एसीटी को फॉरेन कंपनी मानेंगे क्या? एसीटी को फॉरेन कंपनी मानेंगे क्या? बताइए फटाफट। मानेंगे सर, इससे फर्क नहीं पड़ता है सर कि किसने इनकॉर्पोरेट किया है, ये तो एकदम इररेलेवेंट है सर, इंडियन सिटीजन वाली बात, ये तो एकदम इररेलेवेंट है। फर्क इससे पड़ता है इनकॉर्पोरेट कहां हुई है। दूसरा एसीटी लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड इंडिया में है, ब्रांच ऑफिस सिंगापुर पे, इनकॉर्पोरेटेड इंडिया पे है, ब्रांच ऑफिस सिंगापुर पे है। क्या एसीटी लिमिटेड को फॉरेन कंपनी बोला जाएगा? इनकॉर्पोरेटेड सिंगापुर में है, ब्रांच ऑफिस देखो सॉरी इनकॉर्पोरेटेड इंडिया में है, ब्रांच ऑफिस सिंगापुर में है। इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड हो तो 220 के हिसाब से आप कंपनी कहलाओगे, ना कि फॉरेन कंपनी। बहुत अच्छी बात है सर। आइए जीवन में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। चलिए मुझे फटाफट बताइएगा क्या कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल होगा इन द फॉलोइंग केसेस। पहला एचडीएफसी बैंक लिमिटेड एक बैंकिंग कंपनी है, क्या कंपनीज एक्ट 2013 लगेगा? क्या कंपनीज एक्ट 2013 लगेगा? क्या कंपनीज एक्ट 2013 लगेगा एचडीएफसी बैंक में? क्या कंपनीज एक्ट 2013 लगेगा? द आंसर इज यस। यहां पे भी लगेगा, यहां पे भी लगेगा। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड लगेगा, द आंसर इज यस। रिलायंस इंडस्ट्रीज में लगेगा, यस। टाटा स्टील्स पे लगेगा, यस। इन्फोसिस पे लगेगा, यस। इससे फर्क नहीं पड़ता आप कौन से कंपनीज एक्ट में इनकॉर्पोरेट हुए हो, फर्क ये पड़ता है कि आप कंपनी हो, चाहे इस एक्ट पे बने हो चाहे प्रीवियस कंपनी लॉ पे बने हुए हो, ठीक है सर।
आइए थोड़ा सा ब्रह्मास्त्र खेला जाए आपसे, बहुत वार्म अप खेल लिया, आइए थोड़ा सा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को खेलते हैं। ध्यान से बिल्कुल बात को समझिएगा, इस लाइन को कॉमन लाइन समझना, कंफ्यूज मत होना इससे, ये कॉमन लाइन है। कहता है आई, एक्स साइन कर रहा है इंस्ट्रूमेंट को, एक्स साइन कर रहा है इंस्ट्रूमेंट को इन द फॉलोइंग टर्म्स। पहला 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 कहता है मैं प्रॉमिस करता हूं बी को और ऑर्डर ₹500। कहता है मैं प्रॉमिस कर रहा हूं बी को कि मैं पे करूंगा बी को, या बी जिसको बोलेगा 500। बताइए क्या ये वैलिड प्रॉमिसरी नोट है क्या? एक्स एक इंस्ट्रूमेंट में साइन करता है, लिखता है मैं वादा करता हूं मैं बी को पे करूंगा और बी के ऑर्डर को पे करूंगा 500 रुपए। क्या वैलिड प्रॉमिसरी नोट है क्या? क्या वैलिड प्रॉमिसरी नोट है क्या? फटाफट बताएं, क्या वैलिड प्रॉमिसरी नोट है क्या? क्या वैलिड प्रॉमिसरी नोट है क्या? क्या वैलिड प्रॉमिसरी नोट है क्या? वैलिड है, ठीक है। मैं एक्नॉलेज करता हूं अपने आप को, आई एक्नॉलेज माई सेल्फ टू बी इंडेप्टेड टू बी। मैं एक्नॉलेज कर रहा हूं कि मैं इंडेटेड हूं बी को 1000 रुपए के लिए, मैं पे करूंगा ऑन डिमांड फॉर वैल्यू रिसीव, जब बी मांगेगा तब पे कर दूंगा। बताइए वैलिड प्रॉमिसरी नोट है क्या? मैं एक्नॉलेज करता हूं कि मैं इंडेटेड हूं, मैंने पैसे उधार लिए हैं, मैं पे कर दूंगा ऑन डिमांड फॉर वैल्यू रिसीव्ड। ठीक है, ठीक है। अब एक बच्चा कह रहा है मेयर एक्नॉलेजमेंट डज नॉट लीड टू लाइबिलिटी। यहां पे साफ लिख रहा है टू बी पेड ऑन डिमांड, साफ लिख दिया है कि मैं पे करूंगा ऑन डिमांड फॉर वैल्यू रिसीव्ड। ऑन डिमांड पे करूंगा लिख दिया यहां पे, जब मांगेगा तब पे करूंगा, तो बात खत्म हो गई ना। एक्नॉलेज भी कर रहा है कि हाँ 1000 रुपए लिया हूं, और साथ साथ में बोल रहा है जब मांगोगे तब पे कर दूंगा, तो हो गया ना भाई, बात खत्म। जरूरी है कि आपको प्रॉमिस शब्द लिखा होना मिलना चाहिए कि सर प्रॉमिस शब्द नहीं लिखा तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या हो गया सर, ये तो सिर्फ एक्नॉलेजमेंट हो गया। साफ लिखा है, ये रटम ज्ञान है बेटा, रटम ज्ञान को दूर रखो, थोड़ा सा दिमाग को खोलो। वो बोल रहा है हाँ मैं कंफर्म करता हूं मैंने 1000 रुपए लिए हैं बी से, टू बी पेड, मैं पे कर दूंगा, मैं पे कर दूंगा, मैं पे कर दूंगा ऑन डिमांड, जब मांगेगा तब पे कर दूंगा मेरे भाई, जब मांगेगा तब पे कर दूंगा। एक एक करके आते हैं। क्या इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग है? हाँ। क्या अनकंडीशनल प्रॉमिस है? हाँ। बोल रहा है ना जब मांगेगा तब दे दूंगा, जब मांगेगा, मेरी शादी हो जाएगी, मेरे बच्चे पैदा हो जाएंगे तब दूंगा, हाँ जब मांगेगा तब दे दूंगा। इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग है? हाँ सर। अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है? हाँ सर। इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग है, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है, साइंड बाय द मेकर है, टू पे अ सर्टन सम ऑफ मनी टू सर्टन पर्सन है। क्या कमी है? कोई चीज की कमी नहीं है। जितने तुम बोलो प्रॉमिसरी नोट की एक एक चीज इसके अंदर मानी जाएगी। एक एक करके आते। क्या राइटिंग में है? पहले ही बोल दिया हाँ राइटिंग में। क्या अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है? हाँ बोला जब मांगेगा तब दे दूंगा। क्या साइंड बाय मेकर है? ऊपर ही बोला है, एक्स साइन कर रहा है इंस्ट्रूमेंट को। टू पे अ सर्टन सम ऑफ मनी ओनली, हाँ सर एकदम 1000 रुपए ही है सर। किसको पे करूंगा? सर्टन पर्सन, हाँ सर बी को ही कर रहा है पे करने के लिए। विषय समाप्त, विषय समाप्त। तो भाई साहब ये भी प्रॉमिसरी नोट है और ये भी प्रॉमिसरी नोट है। अब आप जो बोल रहे थे कि सर मेयर एक्नॉलेजमेंट इज नॉट अ प्रॉमिसरी नोट, वो ये है, मिस्टर बी बोल रहा है IOU 1000 रुपए, ये नहीं है भाई साहब, ये प्रॉमिसरी नोट नहीं है, ये है मेयर एक्नॉलेजमेंट, ये है मेयर एक्नॉलेजमेंट। फिर कहता है आई प्रॉमिस टू पे बी ₹500 और अदर सम, यहां पे सर्टन सम ऑफ मनी नहीं है, अदर सम क्या होता है, ये भी प्रॉमिसरी नोट नहीं है। आई प्रॉमिस टू पे बी 500 रुपए, 500 दूंगा लेकिन पहले डिडक्ट करूंगा कोई भी मनी विच ही में ओ मी, ये तो कंडीशनल हो गया, अनकंडीशनल कहां हुआ, ये भी प्रॉमिसरी नोट नहीं है। आई प्रॉमिस टू पे बी 500 7 डेज आफ्टर मैरिज विद सी, खत्म हो गया विषय, कंडीशनल है। आई प्रॉमिस टू पे बी 500 ऑन डीज डेथ, डी मरेगा तब
प्रोवाइडेड डी लीव्स मी द इनफ टू पे दैट सम। डी मरेगा और 500 रुपए मेरे लिए छोड़ के जाएगा तो दूंगा। फिर शर्त आ गई, आई प्रॉमिस टू पे बी ₹500 एंड टू डिलीवर हिम माई ब्लैक हॉर्स। विषय समाप्त। सिर्फ मनी होना चाहिए, सिर्फ मनी होना चाहिए। मुझे एक बात बताओ, जो जी वाला केस है, जी वाला, अगर उसमें मैं इतना काट देता हूं, ये काट देता हूं, अगर मैं ये लाइन काट देता हूं, तो क्या बताइए अब ये वैलिड प्रॉमिसरी नोट होगा? जी वाले में मैं उतनी लाइन काट दिया, क्या अब ये वैलिड प्रॉमिसरी नोट होगा? क्या अब ये वैलिड प्रॉमिसरी नोट होगा? द आंसर इज यस। क्योंकि सर सीधा बोल रहा है डी मरेगा तो 500 रुपए दूंगा। समाप्त, समाप्त हो गई बातें। डी मरेगा तो 500 रुपए दूंगा। तो डी मरेगा आज नहीं तो कल तो मरेगा ही। कोई कंडीशन थोड़ी है कि नहीं मरा तो क्या होगा, मरेगा आज नहीं तो कल। बराबर है क्या? बहुत बढ़िया सर। आइए जीवन में आगे बढ़ते हैं। ये वाला सवाल का जवाब वही व्यक्ति दे सकता जो मेरे से कभी ना कभी मेरे मैराथन शैराथन को देखा होगा, या मेरा रेगुलर या फास्ट ट्रैक का स्टूडेंट होगा। ये मैं दूसरी बार इस सवाल को पेश कर रहा हूं। आप समझ जाना, ये सारे सवाल आपको किसी अलग यूट्यूब चैनल पे अगर दिखे तो समझदार को इशारा काफी है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। वही बता पाएगा जिसने पहले मेरे कोई रिवीजन देखे, क्योंकि ये सवाल को ही मैं दूसरी बार पेश कर रहा हूं अपने यूट्यूब में, दूसरी या तीसरी बार। बहुत ज्यादा इन सवालों को मैंने कभी दिखाया नहीं। सुनिएगा बात को। अमित है, मुंबई का रेसिडेंट है, ठीक है। अमित है, मुंबई का रेसिडेंट है, बोरो करता है 50,000 रुपए अपने फ्रेंड रोहित से दिल्ली पे। अमित है, मुंबई का रेसिडेंट है, 50,000 रुपए, ठीक है, अपने फ्रेंड से लेता है रोहित से दिल्ली पे। एज एविडेंस ऑफ द लोन अमित इशू करता है प्रॉमिसरी नोट रोहित को। प्रॉमिस करता है कि भाई मैं ये बोरोड अमाउंट 3 महीने में पे कर दूंगा। प्रॉमिसरी नोट मेड पेबल इन यूएसए, मेड पेबल इन यूएसए है। डिस्कस करिए कि अमित का जो प्रॉमिसरी नोट है क्या वो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा सेक्शन 11 के अंदर। डिस्कस करिए अमित का जो प्रॉमिसरी नोट है क्या उसको इनलैंड इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा क्या? क्या इसको इनलैंड इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा क्या? क्या इसको इनलैंड इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा क्या? स्टूडियस गाय कह रहा है हाँ माना जाएगा। सत्या कह रहा है यस, बिकॉज प्रॉमिसरी नोट मेड बाय पर्सन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फैशन डिजाइनर मेड इन इंडिया एंड पेबल टू अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। आयुष जी कह रहे हैं यस, गणेश कह रहे हैं यस, हिमांशु कह रहे हैं यस, अर्णव कह रहे हैं यस, बिंग्स ये कह रहा है बिल्कुल इनलैंड है क्योंकि इंस्ट्रूमेंट ड्रॉन इन इंडिया है एंड मेड पेबल इन इंडिया और ड्रॉन अपॉन अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। ठीक है, युवराज को पता चल गया ये मैराथन वाला क्वेश्चन है। चलिए बात को ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई और बहनों। मैं आपसे एक पहला सवाल पूछना चाहता हूं, मेरे को बस यस और नो पे जवाब देना। इनलैंड इंस्ट्रूमेंट सेक्शन 11 के हिसाब से हम उसको बोलते हैं जो मेड इन इंडिया हो और ड्रॉन इन इंडिया हो। ये पहली शर्त है, ये तो कंपलसरी पूरी होनी चाहिए। मेड इन इंडिया या ड्रॉन इन इंडिया होना चाहिए। ओके सर, अब 2 शर्त और है, 2A और 2B बोलते हैं इसको अपन। 2A में मेड पेबल इन इंडिया, भाई ड्रॉन इन इंडिया मेड इन इंडिया तो पेबल इन इंडिया होगा, या तो ये या तो ड्रॉन अपॉन अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। इन दोनों में से कोई एक शर्त पूरी हो गई तो माना जाएगा इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। तो पहली शर्त हो गई ड्रॉन इन इंडिया और मेड इन इंडिया, ये तो कंपलसरी होगी ही। दूसरा है पेड इन इंडिया, या तो पेड अपॉन अ पर्सन रेसिडेंट इन या ड्रॉन अपॉन अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। या तो इंडिया में पे होगा या तो ड्रॉन अपॉन अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया होगा। इन दोनों में से कोई शर्त पूरी हो गई तो उसको हम बोलते हैं इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। बराबर। मुझे एक बात बताओ, क्या प्रॉमिसरी नोट को ड्रॉ किया जाता है कि मेक किया जाता है? प्रॉमिसरी नोट को ड्रॉ किया जाता है कि मेक किया जाता है? वो मेड होता है कि ड्रॉन होता है? प्रॉमिसरी नोट, प्रॉमिसरी नोट मेड होता है कि ड्रॉन होता है? मेड होता है। तो ड्रॉ वाली तो बात ही नहीं आ रही है। जो प्रॉमिसरी नोट बनाता है वही साइन करता है, वही पेई का नाम लिखता है। सो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट प्रॉमिसरी नोट के केस के अंदर किसको मानेंगे? ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो मेड इन इंडिया और पेड इन इंडिया, ड्रॉन अपॉन अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया क्या हो गया? ड्रॉ ही तो होता ही नहीं है प्रॉमिसरी नोट में। तो प्रॉमिसरी नोट मेड इन इंडिया और पेड इन इंडिया होगा तो ही इनलैंड इंस्ट्रूमेंट होगा। ड्रॉ ही किधर से आ गया तुम्हारा?
ड्रॉन अपॉन अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, ड्रॉन अपॉन अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया कैसे आ जाएगा प्रॉमिसरी नोट में? प्रॉमिसरी नोट इज मेड इन इंडिया एंड पेड इन इंडिया, ड्रॉन अपॉन तो बात ही नहीं आएगा। बराबर है? आइए थोड़ा सा देखते, ये देखिए, अ प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक ड्रॉन और मेड इन इंडिया, ये पहली शर्त है, ये पहली शर्त है। एंड या तो मेड पेबल इन इंडिया होगा या ड्रॉन अपॉन अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया होगा। ये 2A वाली शर्त हो गई, ये 2B वाली शर्त हो गई, दोनों पे और है। बराबर है क्या? अब देखना, लिखता देखो, इंस्ट्रूमेंट ड्रॉन इन इंडिया एंड पेबल इन इंडिया इनलैंड है, इंस्ट्रूमेंट ड्रॉन इन इंडिया ऑन रेसिडेंट पर्सन वेदर पेबल इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया चलेगा। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ड्रॉन इन इंडिया अपॉन अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया बट पेबल इन इंडिया। अब तुम देखोगे भाई, सिंस प्रॉमिसरी नोट इज नॉट ड्रॉन ऑन एनी पर्सन, प्रॉमिसरी नोट ड्रॉ थोड़ी होता है किसी के ऊपर। एन इनलैंड प्रॉमिसरी नोट इज वन विच इज मेड पेबल इन इंडिया। भाई मेड इन इंडिया होगा, पेड इन इंडिया होगा, ड्रॉन अपॉन अ पर्सन की तो बात ही नहीं आती, ड्रॉ ही किधर होता है इस पे। अब यहां पे इनने बोल दिया भाई साहब तुमने बना तो दिया कहां पे, एविडेंस में अमित ने प्रॉमिसरी नोट इश्यू तो कर दिया, लेकिन प्रॉमिस कर रहा है 3 महीने में पे करेगा यूएसए में, खत्म हो गई बात। ड्रॉन अपॉन अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया की बात ही नहीं आती भाई, जब तक ये इंडिया में पे नहीं होगा तब तक आप इसको इनलैंड बोलोगे नहीं, यूएसए पे हो रहा है। अब आप बोलोगे नहीं सर ये ड्रॉन अपॉन रोहित है सर, अबे रोहित ड्रॉ ही थोड़ी है, रोहित तो पे ही है। प्रॉमिसरी नोट में कब से ड्रॉर और ड्रॉ ही आ गया तुम्हारा? तो सीधी सी बात है भाई साहब, ये जो है disqualified it as an inland instrument in the place of payment. The promissory note is not payable in the not payable is made payable in USA, not in India. क्या क्लैरिटी आ रही है दोस्तों? क्या क्लैरिटी आ रही है एवरीबॉडी, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, क्या क्लैरिटी आ रही है? ठीक है सर, फायर है, ये मैंने फास्ट ट्रैक बैच में करा और सारे टीचर से भी पूछा है, मजे ले रहा है आयुष हर टीचर के। अब आप समझ लेना, ये वाला सवाल मैं अपने मैराथन में करा चुका हूं। एक बार मैंने सितंबर वालों के लिए, सितंबर 24 वालों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रिवीजन लिए थे। बराबर है क्या? अब आप समझ लेना, ये क्वेश्चन कहीं आपको और दिख रहा है तो आप एक बार चेक कर लेना कहां से आया था वो करके, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, बढ़ते हैं जीवन पे आगे, फटाफट जीवन पे आगे बढ़ते हैं। लगता है मैं गलत जगह से पढ़ लिया लॉ, ये सब तो बताया ही नहीं। अरे भाई साहब ठीक है, चलो अभी आए हो तो अभी आ जाओ। ठीक है, यहां पे लिखता देखो, ए साइन कर रहा है, अभी तो तुमको और मजा आएगा। ए साइन कर रहा है एक ब्लैंक चेक और दे रहा है बी को, और ऑथराइज कर रहा है कि भाई उस पर 500 रुपए भर लेना। बी उस पर फ्रॉडुलेंटली 2000 रुपए भर देता है और सी को दे देता है, जो गुड फेथ में लेता है, वैल्यू पे लेता है। एडवाइस करिए, क्या इस ब्लैंक चेक को इनकोएट इंस्ट्रूमेंट मानेंगे क्या सेक्शन नंबर 20 के हिसाब से? क्या इस ब्लैंक चेक को इनकोएट इंस्ट्रूमेंट मानेंगे क्या सेक्शन 20 के हिसाब से? क्या इस ब्लैंक चेक को इनकोएट इंस्ट्रूमेंट मानेंगे क्या बी के हिसाब से? क्या इस ब्लैंक चेक को इनकोएट इंस्ट्रूमेंट मांगेंगे क्या? ब्लैंक चेक को इनकोएट इंस्ट्रूमेंट मानेंगे क्या? फटाफट बताएं, फटाफट बताएं। अभी लैग नहीं हो रहा है, बीच में थोड़ा सा हुआ था। मैं वापस से बोल देता हूं क्वेश्चन को। ए साइन कर रहा है ब्लैंक चेक और किसको दे रहा है? बी को। ठीक है, बी ऑथराइज कर रहा है भाई 500 रुपए डाल देना इस पे, मतलब बी को वो ऑथराइज कर रहा है कि 500 रुपए डाल देना। बी उसको सी को दे देता है 2000 रुपए भर के। क्या इसको इनकोएट इंस्ट्रूमेंट मानेंगे? मैं आपसे सवाल क्या पूछ रहा हूं, आप जवाब क्या दे रहे हो? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं इनकोएट मानेंगे क्या? आप बता रहे हो होल्डर इन ड्यू कोर्स। तकलीफ यही है, तकलीफ यही है, इंस्टीट्यूट भी सवाल कुछ पूछ रहा है, आप जवाब कुछ और दे रहे हो। मैंने आपसे थोड़ी पूछा भाई कि इसको होल्डर इन ड्यू कोर्स मानेंगे कि नहीं मानेंगे। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं इस ब्लैंक चेक को इनकोएट इंस्ट्रूमेंट मानेंगे क्या? मैं तो ये पूछ रहा हूं आपसे।
ब्लैंक चेक को इनकोएट इंस्ट्रूमेंट मानेंगे क्या? मैं तो ये पूछ रहा हूं आपसे। होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स तो मैंने आपसे पूछा ही नहीं, बराबर। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। एक बच्चा और आया था, एक बच्चा कह रहा था कि स्टाम्प किधर है। चलो उस बच्चे के लिए मैं बोल देता हूं, मान लीजिए ये स्टाम्प भी है, मान लीजिए ये स्टाम्प भी है, बताइए, मान लेते हैं ये स्टाम्प भी है। अब बताइए क्या इनक्वाइट इंस्ट्रूमेंट है? दोस्तों मैं बताना चाहता हूं ये इनक्वाइट इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ब्लैंक स्टाम्प्ड पेपर पे साइन करके आप सामने वाले को जब देते हो तो उसको इनक्वाइट इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। चेक कब से ब्लैंक होने लग गया भाई? ओ भाई, सेक्शन 20 में चेक आपने कब से देख लिया ब्लैंक? जब एक पर्सन ब्लैंक स्टाम्प्ड एंड साइन इंस्ट्रूमेंट किसी को देता है तो उस ब्लैंक स्टाम्प्ड साइन पेपर को इनक्वाइट इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है। चेक कब से इनक्वाइट होने लग गया? चेक जो है ये कब से इनक्वाइट होने लग गया भाई? चेक कब से इनक्वाइट होने लग गया? चेक में तो भाई साहब सीधा लिखता है ड्रॉन, ड्रॉ करेगा, स्पेसिफाइड बैंक को ड्रॉ करेगा। चेक इज अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और चेक इज अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, वहां पे सर्टन सम ऑफ मनी रहेगा। एवरीबॉडी देखे थोड़ा सा, where one person signs and delivers to another a paper stamped in blank or incomplete, he thereby prima facie authorized to holder to complete the instrument. Everybody, section 20 does not apply to check as check is not required to be stamped. चेक को स्टाम्प की जरूरत ही नहीं है। वो बच्चा पूछ रहा है स्टाम्प नहीं, मैंने कहा चल तू स्टाम्प भी ले ले। भाई साहब चेक क्या है? चेक इज अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, उस पर क्लियर ऑर्डर होता है, स्पेसिफाइड बैंकर को होता है, वो तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी नहीं है। आइए थोड़ा सा और समझते हैं, इसका आंसर देना। ए साइन कर रहा है एज अ मेकर, ब्लैंक स्टाम्प्ड पेपर और बी को दे रहा है, ठीक है, और ऑथराइज कर रहा है टू फिल इट एज नोट फॉर ₹500। बी फ्रॉडुलेंटली उस पे 2000 डाल देता है और इंडोर्स कर देता है सी को, बी के ब्रदर को, एज अ गिफ्ट, जो कि गुड फेथ पे लेता है। बताइए सी कितना अमाउंट रिकवर कर पाएगा ए से? बताइए सी कितना अमाउंट रिकवर कर पाएगा? ए से कितना अमाउंट रिकवर कर पाएगा? फटाफट बताएं। सी जो है ए से कितना अमाउंट रिकवर कर पाएगा? कितना अमाउंट रिकवर कर पाएगा? ठीक है, कितना अमाउंट? 500 की 2000, 500 की 2000, 500 की 2000, 500 की 2000, 500 की 2000। दिया जी कह रही है 2000। अब भाई देखो सीधी सी बात है, होल्डर इन ड्यू कोर्स कब बनता है? होल्डर इन ड्यू कोर्स तब बनता है जब सामने वाला कंसीडरेशन में कोई इंस्ट्रूमेंट लेता है। यहां पे साफ लिखा हुआ है, गिफ्ट में दिया, देखो सी को इंडोर्स किया गिफ्ट करके। तो भाई जब गिफ्ट मिला तो क्या, मेरा पहला सवाल, क्या सी होल्डर इन ड्यू कोर्स बना है क्या? क्या सी होल्डर इन ड्यू कोर्स बना है क्या? क्या सी होल्डर इन ड्यू कोर्स बना है क्या? क्या सी होल्डर इन ड्यू कोर्स बना है क्या? सी तो भाई साहब होल्डर ही है। होल्डर इन ड्यू कोर्स बनने के लिए, होल्डर इन ड्यू कोर्स बनने के लिए आपको कंसीडरेशन में लेना पड़ता है। आपको तो गिफ्ट में मिल गया। तो होल्डर इन ड्यू कोर्स होता तो वो रिकवर कर पाता टू द एक्सटेंट ऑफ स्टाम्प वैल्यू, 500 से ज्यादा कर पाता। बट भाई साहब जब तू कंसीडरेशन में नहीं लिया तो तू होल्डर तो बना ही नहीं, होल्डर इन ड्यू कोर्स तो बना ही नहीं, तू तो सिर्फ होल्डर है, एचआईडीसी थोड़ी बना। एचआईडीसी होता तो ज्यादा अमाउंट ले पाता, होल्डर थोड़ी ले पाएगा, होल्डर तो सिर्फ 500 ही रुपए ले पाएगा। बराबर है क्या दोस्त? आइए नीचे सीधा कंक्लूजन है, मिस्टर सी इज इंटाइटल्ड टू रिकवर 500। क्यों? उसको गिफ्ट में मिला। सी जो है वो होल्डर ना कि होल्डर इन ड्यू कोर्स, क्योंकि अगर आपको होल्डर इन ड्यू कोर्स बनना है सी मस्ट रिसीव सच इंस्ट्रूमेंट फॉर कंसीडरेशन और वैल्यू। या तो कंसीडरेशन में लो या वैल्यू पे लो, ठीक है। अब नीचे आ रहा है, एक बात ध्यान से समझना, देखो लिखता है ए साइंस एज मेकर, ए साइन कर रहा है एज अ मेकर, ठीक है।
अ ब्लैंक स्टाम्प्ड पेपर बट बी स्टील्स इट, बी चोरी कर लेता है और फ्रॉडुलेंटली उसको फिलअप कर लेता है 2000 रुपए में। एडवाइस करिए, क्या अबव ब्लैंक पेपर इज एन इनक्वाइट इंस्ट्रूमेंट? बताइए, क्या अबव ब्लैंक पेपर इज एन इनकोएट इंस्ट्रूमेंट? जवाब दीजिएगा, अबव ब्लैंक पेपर क्या इनकोएट इंस्ट्रूमेंट है? क्या अबव ब्लैंक पेपर इनकोएट इंस्ट्रूमेंट है? जवाब दीजिए, कारण के साथ जवाब दीजिएगा। हां ना बोलने पे आईसीएआई मार्क्स नहीं देगा। उदय कह रहा है यस सर बट बी विल बी होल्डर इन फैक्ट। उदय रटम आंसर दे रहा है। एक मना कर रहा है यस सर वैलिड इंस्ट्रूमेंट। आपने शायद सेक्शन 20 को ढंग से नहीं पढ़ा है सर। सर स्टाम्प्ड ही नहीं है। गणेश जी आप नशा करके बैठे हैं, ये देखिए लिखा हुआ है ब्लैंक स्टाम्प्ड पेपर। नशे से बाहर आना पड़ेगा बेटा, ठीक है। चलिए सब वैलिड कह रहे हैं, आपने शायद ये पढ़ा नहीं ढंग से सेक्शन नंबर 20 को। सेक्शन 20 कहता है जब एक पर्सन साइन करता है और क्या करता है लिखा है, देखो क्या करता है लिखा, देखो 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 देखो, साइन करता है और डिलीवर करता है। एक पर्सन साइन करेगा, डिलीवर करेगा। क्या डिलीवरी हुई यहां पे? यहां पे भाई साहब ब्लैंक स्टाम्प पेपर था, उसको बी ने चोरी कर लिया। डिलीवरी किधर हुई? डिलीवरी किधर हुई? डिलीवरी तो हुई नहीं, चोरी कर लिया। भाई साहब सेक्शन नंबर 20 नोट, द प्रोविजन इज वैलिड ओनली व्हेन द इंस्ट्रूमेंट इज डिलीवर्ड टू अनदर पर्सन आफ्टर सिग्नेचर। Thus, if instrument is stolen, there is no delivery. Therefore, such blank inchoate instrument it lacks delivery. ये inchoate नहीं है क्योंकि डिलीवरी उस पर लैक कर रही है। अब कहां मिलेगा तुमको ये सारे सवाल? अभी मिलेंगे तो तुम समझ जाना, ठीक है। आइए थोड़ा सा एलएलपी का सवाल जब आप करवाता हूं आपसे, ध्यान देंगे, ठीक है। आइए मेरी बात को ध्यान से समझना, मेरी बात को ध्यान से समझना, ठीक है। देयर इज एन एलएलपी बाय नेम राम इंफ्रा डेवलपमेंट एलएलपी, ठीक है। सर प्लीज सजेस्ट सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एओए और एमओए। एक सेकेंड रुकना, प्रेसिडेंट साहब व्हाट्सअप कर दीजिए एमओए और एओए के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ बच्चों को बताने हैं। हाँ बिल्कुल बता देना, मैं वही वाले बता दूंगा, ठीक है। ओके थैंक यू, बताता हूं भाई, अभी आ रहा है फिर बताऊंगा, ठीक है। चलिए यहां पे क्या लिखता है, देयर इज एन एलएलपी बाय द नेम ऑफ राम इंफ्रा डेवलपमेंट एलएलपी। बराबर है क्या? एक एलएलपी है राम, अरे हद होती है यार, मतलब मेरे को अगर पता होगा कि भाई क्या इंपॉर्टेंट है मैं बता दूंगा ना, ठीक है। बात सुनिएगा, एक एलएलपी है राम इंफ्रा डेवलपमेंट एलएलपी करके, जिसके 4 पार्टनर्स है। एक राहुल है, एक रहीम है, एक करतार है, एक एल्बर्ट है, ठीक है। अब कहता है राहुल और एल्बर्ट जो है नॉन रेसिडेंट है, ठीक है, वाइल अदर 2 आर रेसिडेंट, बाकी के 2 रेसिडेंट है। एलएलपी राहुल को और रहीम को डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाना चाहती है। एक्सप्लेन करिए, क्या एलएलपी राहुल को और रहीम को डेजिग्नेटेड पार्टनर बना सकती है क्या? बताएंगे, बताइए। राहुल को और इसको करा सकती है क्या? फटाफट। सर आपने एमओए और एओ के क्वेश्चन नहीं कराए ना, मैं अभी करा देता हूं, तुम टेंशन मत लो। मैं तुमको इंस्टीट्यूट का भी एक क्वेश्चन बताऊंगा जो सरासर गलत है, सरासर गलत है। गुस्सा है मेरे को उस क्वेश्चन को देख के। बताइए, क्या राहुल को और रहीम को डेजिग्नेटेड पार्टनर बना सकते हैं क्या? क्या राहुल को और रहीम को डेजिग्नेटेड पार्टनर बना सकते हैं क्या? फटाफट बताएं, क्या राहुल को और रहीम को डेजिग्नेटेड पार्टनर बना सकते हैं क्या? एवरीबॉडी, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स। शरद गुप्ता अलग ही चल रहे हैं, लिखते हैं सर एज पर सेक्शन नंबर 7 वन इंडिविजुअल मस्ट बी रेसिडेंट, वन इंडिविजुअल मस्ट बी रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हाँ अच्छा, ये बराबर लिखा है, मेरे को लगा एक ही इंडिविजुअल बोल रहा था, वन इंडिविजुअल रेसिडेंट होना चाहिए, सही बोल रहा है, ठीक है।
कुछ हाँ कह रहे हैं कुछ ना कह रहे हैं, आइए मैं थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूं, देखो ध्यान से समझना। कहता है देखो मैं लाल कर देता हूं, राहुल और अल्बर्ट जो है ये नॉन रेसिडेंट है। ठीक है सर, कौन कौन से हो गए राहुल और अल्बर्ट? एक ये हो गया, एक एल्बर्ट। लेकिन बाकी के जो दो हैं करतार और रहीम, ये रेसिडेंट है। अब वो एक बनाना चाहते रहीम को, भाई ये तो रेसिडेंट है, दूसरा बनाना चाहते राहुल को, तो ठीक है ना भाई, एक रेसिडेंट इन इंडिया है, आप बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दैट्स इट दोस्तों। भाई साहब एक रेसिडेंट होना चाहिए, दो इंडिविजुअल चाहिए जिसमें से एक रेसिडेंट चाहिए। तो भाई राहुल रेसिडेंट नहीं है बट रहीम तो है, तो दो इंडिविजुअल हो गए, उसमें से एक रेसिडेंट हो गया। ठीक है, चलिए अब आप मेरे को बताइए, मैं एक एलएलपी का क्वेश्चन बस और करवा देता हूं, एक एलएलपी का क्वेश्चन मुझे बस एक और करवाना है, उसके बाद मैं आपके कुछ जो क्वेश्चन आप बोलोगे वो क्वेश्चन कराऊंगा। अब मुंह उठा के कोई सा भी क्वेश्चन मत बता देना, जो सबकी रिक्वेस्ट पे रहेगा वो करवाऊंगा, बात को ध्यान से समझना। देखो कहता है वर्धमान स्टील्स एलएलपी है, इनकॉर्पोरेट हुई है 1/9/2022 को। अब 1/1/2023 को एक पार्टनर है पार्टनरशिप फर्म का जिसका नाम है मेसर्स वर्धमान स्टील, वो एक रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म है जो कि रजिस्टर्ड हुआ था 1/1/2000 को। वर्धमान स्टील एलएलपी कब बनी? 1/9/2022 को। पार्टनरशिप फर्म कब से बनी है? 1/1/2000 से। ठीक है, अब कहता है 1/1/2023 को, इस 2000 में जो पार्टनरशिप फर्म है वो बनी हुई है, वो रिक्वेस्ट करती है आरओसी को कि एलएलपी का नाम हमारे नाम से रिजेंबल कर रहा है, तो एलएलपी को बोलो नाम चेंज करे। मुझे बताओ वर्धमान स्टील एलएलपी को नाम चेंज करना पड़ेगा क्या? बताइए बताइए। उदय कुमार आपका आंसर सरासर गलत है। चलिए मुझे बताइए क्या लगेगा क्या? एवरीबॉडी बताइए भाई साहब, क्या वर्धमान स्टील एलएलपी को नाम चेंज करना पड़ेगा क्या? वर्धमान स्टील एलएलपी को नाम चेंज करना पड़ेगा क्या? नाम चेंज करना पड़ेगा क्या? ठीक है, कुछ लोग हाँ कह रहे, कुछ लोग ना कह रहे। लॉजिक किसी के पास नहीं है, लॉजिक मैं बताता हूं। मुस्तफा जी आ रहे 3 साल वाली बात लेके, बाप रे बाप रे। दोस्तों मैं बताना चाहता हूं ये सारी चीजें कवर होती है सेक्शन नंबर 17 के अंदर। ये भी क्वेश्चन आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, बात को बिल्कुल ध्यान से समझना। सेक्शन 17 कहता है अगर किसी एलएलपी का नाम किसी ऑलरेडी रजिस्टर्ड कंपनी से, किसी ऑलरेडी रजिस्टर्ड एलएलपी से या किसी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से आइडेंटिकल और टू नियरली रिजेंबल है। क्या क्या बोला मैंने? एलएलपी, कंपनी और ट्रेडमार्क। अगर इनसे रिजेंबल होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट कर सकती है एलएलपी को कि नाम चेंज करो। क्या पार्टनरशिप फर्म यहां पे कवर हुआ क्या? पार्टनरशिप फर्म कवर हुआ क्या? पार्टनरशिप फर्म के नाम से आपका नाम रिजेंबल है, इससे कोई लेना देना नहीं है सेक्शन 17 को। पार्टनरशिप फर्म का नाम दिया क्या? एलएलपी बोला, कंपनी बोला और ट्रेडमार्क बोला। पार्टनरशिप फर्म तो कहीं पे भी नहीं बोला। बड़ी सीधी सी बात है भाई साहब, बड़ी सीधी सी बात है। These provisions are applicable only in case where name is resemble with the LLP, company or registered trademark of a proprietor. Hence, Vardhaman Steels LLP need not change its name even it resemble with the name of a partnership firm. ठीक है, अब उदय कुमार जी अलग परेशान इंसान है, वो कह रहे हैं सर वही तो ना, नॉन एप्लीकेबिलिटी में लिखा है, ये सब बहुत शॉर्ट में बताया आपको। कैसे भाई साहब? आप मेरे को रेफरेंस दे रहे हो सेक्शन नंबर 3 का कि सर सेक्शन 3 कहता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो है, बराबर है क्या? वो नहीं लगेगा। किस पे नहीं लगेगा? इस पे नहीं लगेगा, एलएलपी में। आपसे सवाल वो थोड़ी पूछा कि वो लगेगा कि नहीं लगेगा, सवाल ये पूछ रहा है आपसे कि उसको नाम चेंज करना है कि नहीं। तो आप नाम चेंज करने वाले प्रोविजन को बताओगे ना, बराबर है। और वो सेक्शन 4 पे, सेक्शन 3 पे नहीं है जो आप बोल रहे हो। नॉन एप्लीकेबिलिटी वाली जो बात है वो सेक्शन नंबर 4 पे, 3 पे नहीं है।
सेक्शन 3 पे तो बोलता है एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट है। तो सवाल ये भाई साहब नाम चेंज करना पड़ेगा क्या? तो नाम चेंज के जो प्रोविजन है वो बताओगे ना, ये थोड़ी बताओगे कि पार्टनरशिप फर्म के पार्टनरशिप एक्ट की चीजें नहीं लगेगी। ठीक है, चलिए फटाफट मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। सेक्शन नंबर 2, सेक्शन नंबर 3 एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट और सेक्शन 4 बोलता है नॉन एप्लीकेबिलिटी। ठीक है, आइए चलो एमओए और एओए वाले क्वेश्चन करा देता हूं। बताओ कौन से कराओ एमओए और एओए के? सब तुम्हारा इंस्टीट्यूट जो है ना कुछ भी क्वेश्चन पूछा है इस बार, पता है। कोरम वोरम के क्वेश्चन पूछ दिया, कोई लेना देना है तुम्हारे उसके सिलेबस से? कोरम वोरम बच्चे को पता भी नहीं रहता है कोरम होता क्या है। आइए चलिए बताइए सर, एमटीपी 1 का कंपनी वाला क्वेश्चन एक्स एम्प्लॉय वाला करा दो प्लीज। ठीक है, और बताओ, और बताओ। क्यू लिमिटेड जैसा एक क्वेश्चन है वो करा दीजिए। ठीक है, इंट्रेंचमेंट क्लॉज वाला करा दीजिए, जो इंस्टीट्यूट ने पूछा है वो वाला करा दीजिए। चलो पहले आर्टिकल की बात चल रही है, इंट्रेंचमेंट वाला कराता हूं, बात को ध्यान से सुनना, मेरे साथ हो तुम लोग। इंट्रेंचमेंट वाला करा रहा हूं मैं, तुम्हारे को इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन भी दिखाता हूं जबरदस्त। आओ आज बात करते हैं इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन, कहां से क्या जोड़ के क्वेश्चन बना भगवान मालिक है। पहले इंट्रेंचमेंट क्लॉज बता देता हूं, फिर जीवन में आगे बढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 5 जो है, सेक्शन नंबर 5 का सबसेक्शन नंबर 3, सबसेक्शन नंबर 4, सबसेक्शन नंबर 5 बराबर है क्या? 3 बात करता है कि इंट्रेंचमेंट क्लॉज होता क्या है, 4 बात करता है इंट्रेंचमेंट क्लॉज आप कब डाल सकते हो, व्हेन टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन एओए, कब डाल सकते हो। 5 बोलता है कि आपको नोटिस देना पड़ेगा इंट्रेंचमेंट क्लॉज के बारे से। ठीक है, मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझना। इंट्रेंचमेंट क्लॉज का मतलब क्या होता है? एंट्रेंचमेंट क्लॉज का मतलब ये होता है, अच्छा चलो ये भी छोड़ो बे, इसके पहले की चीज बताता हूं, रुको। सेक्शन नंबर 14 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 कहता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को अगर अल्टर करना है, अल्टरेशन ऑफ एओए, ये होगा जब आप जनरल मीटिंग में एसआर पास करोगे, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करोगे। 14 कहता है, सेक्शन 14 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 कहता है आर्टिकल पे कोई भी चेंज करना है जनरल मीटिंग में एसआर पास करा दो और हो जाएगा। ठीक है, अब बात को ध्यान से समझना। इंट्रेंचमेंट क्लॉज क्या होता है सर? इंट्रेंचमेंट क्लॉज बोलता है कि एओए में contain a provision, AOA may contain a provision that specified provision of the article may be altered। मार्क करना, मेरे एक एक वर्ड को पूरा एकदम चीर फाड़ के समझाऊंगा आपको मैं। ठीक है, बिल्कुल बात को ध्यान से समझना। ठीक है, AOA may contain a provision that specified provision of the article may be altered if conditions or procedures that are more restrictive than SR is met और कंप्लाइड। एक एक चीज जोड़ के बताऊंगा इस पे से, आपका पूरा इंट्रेंचमेंट क्लॉज का डर 1 सेकंड में भगा दूंगा, 1 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड। एओए कहता है एओए में कंटेन अ प्रोविजन, यानी कि इंट्रेंचमेंट क्लॉज के बारे से, कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में एक प्रोविजन हो सकता है कि स्पेसिफाइड प्रोविजन जो आर्टिकल का आप अल्टर कर सकते हो अगर कंडीशन और प्रोसीजर मोर रिस्ट्रिक्टिव है एसआर से, अगर वो मेट होगी और कंप्लाई होगी। ठीक है, सुनना बात को ध्यान से। अब भाई साहब मैं ना डर गया, अश्नीर ग्रोवर को देख के मैं डर गया कि अश्नीर ग्रोवर इतनी मेहनत किया, इतना बड़ा ब्रांड बनाया, उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से निकाल दिए मिली भगत करके, कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स करके। सो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल लिमिटेड का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है
जिसके अंदर एक क्लॉज है कि अर्जुन छाबड़ा shall be permanent director of company। लिखता है भाई साहब कि अर्जुन छाबड़ा परमानेंट डायरेक्टर रहेगा कंपनी का, ये क्लॉज लिखा हुआ है, बराबर है, एक नॉर्मल क्लॉज लिखा हुआ है कि अर्जुन छाबड़ा परमानेंट डायरेक्टर रहेगा कंपनी का। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो क्लॉज है ये इंट्रेंचमेंट क्लॉज है कि ये आम क्लॉज है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का? मैंगो क्लॉज है कि इंट्रेंचमेंट क्लॉज है? आम मतलब जनरल, उसको मैं मैंगो बोल रहा हूं, जिसको नहीं समझ में आएगा वो पोगो देखेगा भाई साहब, ठीक है। चलिए बात को ध्यान से समझना। अब देखो यही बात है, यशस्वानी सिंह जी अलग ही पहुंच गए हैं आगे पीछे। अभी उसको मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो बनेगा नहीं, लेकिन आगे दौड़ना जरूरी है, ओवर स्मार्ट बनना जरूरी है, ठीक है। बात को ध्यान से सुनिए, अर्जुन छाबड़ा जो है कंपनी का परमानेंट डायरेक्टर रहेगा, ये नॉर्मल क्लॉज है कि इंट्रेंचमेंट क्लॉज है? आप मुझे ये बताओ, ठीक है, बताइए ये नॉर्मल क्लॉज है कि इंट्रेंचमेंट क्लॉज है? आप बताइए, फटाफट जवाब दोगे तो मैं इंट्रेंचमेंट क्लॉज आगे पढ़ा पाऊंगा, जवाब नहीं दोगे तो कैसे बताओगे? हाँ माना बीच बीच में लैग हो रहा है, बट इट्स ओके, इट्स ओके, ठीक है। अब ये जो सुजीत है, यशस्वानी सिंह है, अब इनसे मैं पूछ कुछ रहा हूं, ये बता कुछ रहे हैं। मैं आपसे वापस से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको पढ़ना है इंट्रेंचमेंट क्लॉज तो जवाब देना पड़ेगा। लैग अभी हट चुका है, लैग अभी हट चुका है, लैग अभी हट चुका है। मैं आपसे सवाल वापस से पूछता हूं, मैं आपसे सवाल वापस से पूछता हूं, मैं आपसे सवाल वापस से पूछता हूं, मैं आपसे सवाल वापस से पूछता हूं कि भाई ये जो क्लॉज है, ये जो क्लॉज है नॉर्मल क्लॉज है, बराबर है क्या? ठीक है, नॉर्मल क्लॉज है। अब मेरे को बड़ा डर है भाई साहब, मेरे को निकालना दे, ठीक है, मेरे को निकालना दे परमानेंट डायरेक्टरशिप से। क्यों? बोले सेक्शन नंबर 14 क्या बोलता है, जनरल मीटिंग में एसआर पास करो और आर्टिकल को अमेंड कर दो। तो कल को सेक्शन 14 के हिसाब से जनरल मीटिंग में एसआर पास करके अगर इस क्लॉज को क्या कर दिया, रिमूव, तो भाई साहब अर्जुन तो वापस से इनसिक्योर हो जाएगा, वापस से इनसिक्योर हो जाएगा। मानते हो कि नहीं मानते हो इस बात को? अर्जुन तो वापस से क्या हो जाएगा, इनसिक्योर हो जाएगा। मानते हो आप इस बात को कि अर्जुन जो है वापस से इनसिक्योर हो जाएगा? मानते हो क्या इस बात को? यार ये लैग क्यों हो रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। अभी भी लैग हो रहा है क्या? अभी भी लैग हो रहा है क्या? मेरे को डिस्टर्ब होता है यार, लैग होता है ना, मोमेंटम बिगड़ता है पढ़ाने का। अभी भी लैग हो रहा है क्या? चलिए एक सेकंड में आ रहा हूं, रुको। हाँ जी, चेक 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 चेक, ऑल गुड है क्या? ऑल गुड है क्या? चलिए बताइए। आलोक कह रहा है सर आपका वीडियो तो डैश एकेडमी वाले भी सर देखते, तेरे को कैसे पता भाई वो भी देखते करके? चेक 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 चेक, माइक टेस्टिंग 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अभी ठीक है क्या? अब देखो ज्यादा लैग करेगा ना तो उसको यहां पे रुकना पड़ेगा यार, मेरे को लैग में मजा नहीं आता है, बहुत ऐसे तकलीफ होती है। अभी ठीक है तो बोलो मैं बढ़ता हूं आगे, अभी ठीक है तो बोलो मैं आगे बढ़ता हूं, अभी ठीक है तो बोलो मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। स्मिथ पाटिल कह रहा है वो वाले सर मस्त कॉपी करते क्वेश्चन, मेरे को भी बताओ ना यार कौन कॉपी कर रहा है, कैसे कॉपी कर रहा है? सर कल उनके पेपर में आपके न्यू क्वेश्चन का रेफरेंस था, भाई किसके पेपर में किसका रेफरेंस था थोड़ा सा बताओ मेरे को, बराबर है।
और यहां पे चीजें क्लियर हुई है कि नहीं ये बताओ मुझे। यहां पे चीजें क्लियर हुई है तो मैं जीवन पे आगे बढ़ू। लैग हो रहा है यार, इसको कल कंटिन्यू करेंगे फिर, मेरे को जो समझ में आ रहा है लैग हो रहा है बहुत ज्यादा। लैग हो रहा है तो कल करेंगे इंट्रेंचमेंट। आज ठीक है, आज तुम्हारे ना ऐसा मेरे को लग रहा है, मेरे को वो वीडियो की लिंक भेजो कहां पे क्या कॉपी हुआ है मैं भी तो देखूं। मेरे को वो वीडियो की लिंक दो, कहां क्या कॉपी हुआ है मैं भी तो देखूं। एवरीबॉडी सुना, 1 मिनट रुकनो, मैं ना बंद करके चालू कर रहा हूं, रुको। मैं बंद करके चालू करता हूं, रुकना। हाँ जी दोस्तों बताइए, अभी ठीक है? अभी ठीक है क्या? अभी ठीक है तो बताओ। चेक 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 दोस्तों, अभी ठीक है? लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, अभी ठीक है क्या? अभी ठीक है, बताना मुझे फटाफट। मैंने क्या उसके वाईफाई को बंद करके चालू किया, अभी ठीक है तो बताना मुझे। ऑल गुड है? अगर हाँ तो अपन जीवन पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है? ऑल गुड ऑल गुड ऑल गुड ऑल गुड। फिर आ गया कह रहा है यार, लैग तो हो रहा है यार। अभी ठीक है तो बताना, अभी ठीक है तो बताना। भाई सुनो ना, एक काम करते हैं, सुनो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। चलिए बात सुनो, लैग अगर हो रहा है तो अब इसको कल करके लेंगे। देखो वैसे ही आज का टारगेट पूरा हो गया है, बराबर है क्या? तो इसको कल करके लेंगे, ठीक है? कल ही करते हैं। यस, लैग हो रहा है, डिस्टर्ब होगा, मोमेंटम टूटेगा, कोई मतलब नहीं है, ठीक है? लैग हो रहा है, कल करते, कल इसको आराम से करेंगे। मैं तुमको बताता हूं कल अपन क्या करेंगे। चलो बाय, टेक केयर। जाते जाते वीडियो को लाइक करना, ठीक है? चलिए टेक केयर, बाय बाय एवरीबॉडी। अभी देखो, अभी लैग नहीं हो रहा है, पता है? जब बोल दिया ना रिज्यूम करेंगे टुमारो, तो अभी लैग नहीं हो रहा है, अभी लैग नहीं हो रहा है। देखो जैसे ही लिख दिया रिज्यूम करेंगे टुमारो, अन्याय हो रहा है हमारे साथ, षड्यंत्र कर रहा है कोई हमारे साथ, किसी की नजर लग गई है इस पे। देखो जहां बोला कल कंटिन्यू करेंगे, सब बराबर हो गया। तुम सब बोलो हाँ सर कल करेंगे करके, सब बराबर हो जाएगा। हुआ हुआ, वापस से हुआ, वापस से हुआ, ठीक है? चलिए अब मेरे को एक ना, आप लोग कल बताना भाई साहब, कौन कॉपी कर रहा है, कहाँ कॉपी कर रहा है, कौन से वीडियो में कर रहा है, सब बताना, अपन उस हिसाब से देखेंगे। बड़ी मेहनत लगती है इन सारी चीजों को करने के लिए, ठीक है? चलिए टेक केयर, बाय 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 बाय, टेक केयर, बाय।